चलिए, इसके बाद अगली सीट शुरू करूंगा, तो आपको मैं अगली सीट का सिलेबस दे दूंगा क्या क्या था। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं 20-25 मिनट में, जितना भी समय लगता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट। ये वाला हुआ था या नहीं हुआ था? ये चल रहा था शायद। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो समझने की कोशिश करना। देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, वो बनाई थी आपके जो बिजनेसमैन थे, यानी लगभग 217 बिजनेसमैन थे। उन्होंने 217 व्यापारी लोगों ने, जो व्यापारी थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिन लोगों ने बनाई थी, उन्हें बोलते थे कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइटर्स। थोड़ी आवाज कम कर देना, इसकी ज्यादा हो रही है, मुझे लग रहा है ज्यादा हो रही है ना, थोड़ी गूंज रही है। हाँ, तो ये 217 जो व्यापारी थे, इनको कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी हिंदी में इसे कहते हैं स्वामित्व धारियों का मंडल। ठीक है, स्वामित्व धारियों का मंडल, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, स्वामित्व धारियों का मंडल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए इनसे बात थोड़ी बनेगी भाई, 217 लोग कैसे भाग लेंगे, क्या करेंगे? तो कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइटर्स में से ही एक गठन किया गया था, जिसे बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, या जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आप कह सकते हो। इसे कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये लोग चलाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों काम संभालती थी। दोनों काम क्या? व्यापारिक काम होगा तो उसका दायित्व भी किसके पास था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। और अगर राजनीतिक कार्य है तो वो निर्णय भी कौन लेता था? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेता था। अब दोनों काम कैसे? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जहाज भेजती थी, जिससे व्यापार होता था। दूसरा काम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर राजनीति भी शुरू कर दी थी, यानी बंगाल वगैरह का प्रशासन भी रखना शुरू कर दिया था। तो अब इसके लिए यह सोचा गया कि क्यों ना इन दोनों काम को अलग कर दिया जाए। तो व्यापारिक काम को तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही देखेगा, लेकिन जो राजनीतिक कार्य हैं, यानी इंडिया में जो पॉलिटिकल स्टेटस है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अलग से एक बोर्ड बनाया गया, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो सदस्य होते थे, ये यहां से नहीं होते थे सब, इसके सदस्य वहां का सम्राट मनोनीत करता था। तो इस तरीके से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों में आप देखेंगे कि सम्राट यानी वहां की सरकार का रोल आया है। और आगे देखेंगे आप, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके पूरे का पूरा प्रशासनिक दायित्व सम्राट को दे दिया जाएगा 1858 के एक्ट से। यह काम आगे होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो सही है। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है, ये बनाया गया है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, ये सही है। दूसरा है, कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया। पहली बार कोशिश की गई है दोनों को अलग करने की, तो ये भी सही है। अब क्या था? जो प्रशासनिक कार्य था वो कौन देखेगा? वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और व्यापारिक कार्य कौन देखेगा? ये देखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस तरीके से ये दो संस्थाएं काम करेंगी। पहले केवल एक ही संस्था थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन 1784 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ एक संस्था और बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दूसरा कथन भी जो है वो आपका सही है। तो पहला सही है और दूसरा सही है, यानी आंसर या तो ये होगा या ये होगा, यानी तीसरा हमें जानना ही पड़ेगा। भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण बढ़ा। अब ये सीधा नियंत्रण नहीं बढ़ा, अभी भी मामला इनडायरेक्ट ही है। सीधा नियंत्रण जो स्थापित हुआ है वो हुआ है 1858 के एक्ट से। अगर ये क्वेश्चन पूछे ना कि भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन यानी वहां के सम्राट के अधीन हुआ है,
वो कब हुआ है? 1858 के एक्ट से, जहां से यहां का वायसराय सीधा रिस्पॉन्सिबल होता था भारत सचिव के, और वो भारत सचिव सीधा रिपोर्टिंग करता था वहां के सम्राट को, यानी वहां की सरकार को। इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए इसका स्टेटमेंट होगा वी। ये कितने लोगों का सही है क्वेश्चन? ठीक है, सही था। चलो क्लियर। तो पिट्स इंडिया एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, ये ध्यान रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना है। ठीक, नेक्स्ट हो गया। 1813 से कौन सा कथन सही है? 1813 का एक्ट इंपोर्टेंट है। पहला है कि इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मोनोपोली क्या होती है, ये बात को समझिए। जब कंपनी स्थापित हुई तो वो ब्रिटेन से उसने मोनोपोली ली। क्या मोनोपोली? कि ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी ही इंडिया के साथ व्यापार करेगी, और वो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सोचिए ना, 217 व्यापारी एक साथ एक कंपनी बना रहे हैं। 217 लोग 217 कंपनी भी तो बना सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बनाई? उसका रीजन ये था, एक कंपनी व्यापार करेगी, ज्यादा मुनाफा कमाएगी। अगर ज्यादा कंपनी व्यापार करेंगी तो कंपटीशन में कीमतें गिरानी पड़ेंगी, और जिस कारण से लॉस होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। तो कंपनी को दिया गया था एकाधिकार, यानी मोनोपोली, यानी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटेन, मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, बाकी तो पुर्तगाल की और सगी की आएंगी, लेकिन ब्रिटेन की एक ही कंपनी व्यापार करेगी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी के ही जहाज ही व्यापार करेंगे, ये मोनोपोली उसको दी गई थी। और 1813 में पहली बार इस मोनोपोली को समाप्त किया गया, लेकिन दो चीजों पर नहीं किया गया था समाप्त, वो ध्यान रखिएगा। एक है चाय, और दूसरा चीनी नहीं, चीन के साथ। उसे कई लोग चीनी समझ लेते हैं, उसका मतलब चीनी नहीं है, उसका मतलब है चीनी व्यापार, मतलब चीन के साथ व्यापार। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया, ठीक है भैया, अब तुम्हारी मोनोपोली खत्म होती है, अब और कंपनियां भी व्यापार करेंगी, लेकिन हाँ, तुम्हें हम सुरक्षा दे रहे हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा व्यापार चाय का है, इसलिए चाय पर तुम्हारी मोनोपोली बनी रहेगी, टेंशन ना लो। दूसरा, चीन के साथ व्यापार जितना तुम करते हो वो अधिकार तुम्हें ही रहेगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो चीन के साथ व्यापार करती है वो करती रहेगी, इसमें दूसरी कंपनी नहीं घुसेगी। अब यहां ये बात आती है कि यार क्या रीजन ऐसा था कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त करना पड़ा? ऐसी क्या परेशानी आई या क्या ऐसा हुआ, परिवर्तन हुआ? परिवर्तन यह हुआ कि 1813 में ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो चुका है, वहां पे मशीनें बन गई हैं। अभी तक भारत से वो तैयार माल लेके जाते थे, ब्रिटेन में बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन अब वहां मशीनें बन गई हैं, तो अब वो कच्चा माल लेके आएंगे। पहले वो सूती कपड़े लेके आ रहे थे, अब वो केवल कपास लेके आएंगे, कपास से यहां कपड़े बनाएंगे, अब उन्हीं कपड़ों को फिर इन्हीं देशों में जाकर के बेचेंगे। अब जो मशीनी काम है वो बड़ा तेज होता है, एक कंपनी कच्चा माल ले जाके दे नहीं पाएगी, ब्रिटेन में इतना मशीनीकरण हो चुका है, इसके लिए और कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। तो 1813 में मोनोपोली खत्म कर दी, जिससे कि और कंपनियां भी व्यापार करें, भारत से रॉ मटेरियल लेकर के आए, ब्रिटेन में तैयार हो और दोबारा से उसे विश्व भर के देशों में बेचा जाए। तो एकाधिकार समाप्त जो हुआ है वो ऐसे मानिए कि जो ब्रिटेन में पूंजीवाद खड़ा हो रहा है उसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए हुआ है, जिससे कि ज्यादातर रॉ मटेरियल कंपनी जो है वो ब्रिटेन में लेके आए। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, इसके एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था 1833 के एक्ट में। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये जो पहला वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा। एक, सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया? 1813 का एक्ट। दूसरा क्वेश्चन, पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कब किया गया? 1833 का एक्ट। या चाय और चीनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया? 1833 का एक्ट। तो यहां पर यह स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। भारतीयों को उच्च सरकारी पदों में नियुक्ति का अधिकार मिला, यानी जो भारतीय हैं वो उच्च सरकारी पदों में नियुक्त किए जाएंगे, ये 1813 के उससे हुआ है, ऐसा नहीं है। 1813 के एक्ट से ऐसा नहीं हुआ कि उच्च सरकारी पदों पे नियुक्ति का मार्ग खुल गया। हाँ, कुछ हद तक ऐसा 1833 के एक्ट से जरूर हुआ है। 1833 के एक्ट से कुछ भेदभाव समाप्त कर दिया गया, जो भेदभाव पहले से रंग का, नस्ल का भेदभाव चल रहा था वो समाप्त किया गया।
तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तीसरा, इस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख वार्षिक राशि देने का प्रावधान किया गया। स्टार लगा लो, सही है। अभी तक सरकार भारतीय शिक्षा के बारे में कुछ नहीं सोच रही थी। पहली बार यह प्रावधान किया गया अधिनियम में कि अब सरकारी खजाने से 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यह बात भी 1813 के एक्ट से हुई है। इस पे भी स्टार लगा लो, यह भी महत्वपूर्ण है। तो आंसर होगा इसका पहला और तीसरा। यहां पर 1813 के एक्ट की मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, वो ये है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई। ठीक है, अनुमति मिली। ये क्या मतलब है? अभी तक जो वहां के ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरियां थी, जो धर्म प्रचार करती थी, उन्हें औपचारिक रूप से, लीगली रूप से उन्हें परमिशन नहीं मिली थी भारत में आने की। लेकिन अब लीगल कर दिया गया। और क्यों कर दिया गया ये भी आप समझिए। 1813 के एक्ट को आप बारीकी से समझिए, दिल से समझिए, तब आपको समझ में आएगा। 1813 में ब्रिटेन में औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ है। अब जो माल ब्रिटेन में बन रहा है वो आपके देश में बिकेगा। अब सीधी सी बात है, ब्रिटेन में जो माल बनेगा वो थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति को झलकाएगा। उसमें जींस बनेंगी, जींस टॉप बनेंगे, यानी ऐसे कपड़े बनेंगे। तो क्या भारतीय लोग उन कपड़ों को पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। इसके लिए क्या जरूरत है? हमें मॉडर्न बनाना पड़ेगा। किनको? भारतीयों को। तो मॉडर्न बनाने के लिए उनको क्या देनी पड़ेगी? शिक्षा देनी पड़ेगी। कौन सी शिक्षा देनी पड़ेगी? अंग्रेजी शिक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की बात करी गई। दूसरी बात, हमें इनको मॉडर्न बनाने के लिए, इनको धर्म इनका मॉडर्न बनने नहीं देगा, क्योंकि हिंदू धर्म कैसे मॉडर्न होने देगा? वो तो अलगाव की बात करता है, विलासिता के वस्तु से दूर होने की बात करता है, वो तो संन्यास की बात करता है। तो हमें इनको थोड़ा ईसाई धर्म का पानी पिलाना पड़ेगा, इससे कि थोड़ा ईसाइयत की ओर आए। और जैसे ये ईसाइयत की ओर आएंगे वैसे ये मॉडर्न हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की परमिशन दे दी। तो 1813 के एक्ट से 3 बड़ी चीजें आपको याद रखनी है। कंपनी का पहली बार चाय व चीनी के एकाधिकार को छोड़ के बाकी सब एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। दूसरा, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की बात की गई। और तीसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की परमिशन मिल गई। यहां से ये पूरा अधिनियम आपका कवर हो गया। इसी में से क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है किसी का? 1833 के निम्नलिखित क्वेश्चन में कौन सा कथन सही है? 1833 का एक्ट। ठीक है, पहला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जिसे बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट से, पहले वो बंगाल का गवर्नर होता था, वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। सही है कि गलत है? सही है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और यह घटना किसके समय की है? विलियम वेंटिक के समय की है। इसलिए विलियम वेंटिक को भारत का पहला क्या कहा जाता है? गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। हाथों हाथ यहां से लेके चलते हैं मामला, यानी एक सही है, इसका मतलब आंसर ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला है ही नहीं। दूसरा है, इस अधिनियम ने कंपनी को व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया। कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया? नहीं, कंपनी व्यापार करेगी, लेकिन कंपनी की जो मोनोपोली थी पूर्णतः समाप्त हो गई। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। दूसरा रीजन, व्यापारिक कार्य थोड़ी समाप्त हो गए। क्या व्यापार करना बंद कर दिया कंपनी ने? नहीं, एकाधिकार समाप्त हुआ है। कंपनी व्यापार करना चाहती है, करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी मोनोपोली समाप्त हुई है। हाँ, तो अभी देखते हैं, मतलब इसको पढ़ते हैं भी आंसर बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो दूसरा वाला जो है वो सही होगा नहीं। अच्छा, दूसरा इनमें तीनों में दे रखा है। ठीक है, चलो दोनों इसमें है, इसे चलो और देखते हैं अभी दूसरे वाले को। एक है, एक विधि आयोग की स्थापना की गई जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। तो सही बात है, पहली बार एक विधि आयोग बना विलियम बेंटिक के समय, कानून बनाने के लिए आयोग बना। और इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले था। यह बात भी क्लियर है।
तो तीसरा भी सही है। इस अधिनियम ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो 1833 का एक्ट था, नो डाउट इसमें दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई थी। हालांकि पूरी तरीके से दास प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय दिया जाता है वो एलन ब्रो को दिया जाता है, लेकिन दास प्रथा को समाप्त करने की बात जो है वो इसमें भी कही गई थी। तो इसका आंसर जो है वो ये वाला आंसर जो है ये भी कुछ हद तक सही है। अब दूसरे के बिना हमारी बात नहीं बन रही, तो कायदे में जो इस अधिनियम से कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया है, इसका मतलब जो है वो है पूर्ण एकाधिकार। ये आप इसका मतलब लिख लेना, पूर्ण एकाधिकार की समाप्ति, पूर्ण एकाधिकार की समाप्ति। ठीक है, तो यहां जो लिखा हुआ है ना व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया, तो इसका मतलब है जो व्यापारिक कार्यों पर पूर्ण एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, इसलिए इस स्टेटमेंट को सही माना है, नहीं तो आंसर ही नहीं निकल के आएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए इस स्टेटमेंट को सही माना गया। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना। रीजन क्या रहा होगा? इंग्लिश और हिंदी का अंतर रहा होगा। ठीक है, कई बार इंग्लिश में पूरी तरीके से उसका हिंदी रूपांतरण नहीं हो पाता सही से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ व्यापारिक कार्य खत्म हो गए। व्यापारिक कार्यों से जो एकाधिकार था पूर्णतः वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। सही है कि गलत है? सही है। कारण इस अधिनियम के अंतर्गत 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई थी। दोनों काम अलग अलग है, क्या व्याख्या से मतलब है? कोई नहीं मतलब है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। कितनों ने ये लगाया था 20 का, और कितनों ने ए लगाया था? अगर आप ए लगा रहे हो तो आप ये सोचो ना, क्या कारण कथन का व्याख्या कर रहा है कि 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाई गई इसलिए उसे हमने कहा, इसलिए नहीं कहा ना। ठीक है, तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 ने भारतीय शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की शुरुआत की। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। कारण अधिनियम के तहत 1 लाख प्रतिवर्ष शिक्षा प्रचार प्रसार हेतु निर्धारित किया गया था। यहां बनेगा ए व आर दोनों, और आर ए की व्याख्या, क्योंकि 1 लाख खर्च की बात कही, अतः हम कह सकते हैं कि भैया शिक्षा के लिए पहली बार आर्थिक सहायता दी गई। तो यहां आंसर क्या होगा? ए होगा। निम्न कथनों में भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में सही है। पहला देखिए, संघात्मक ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर भारत ने कनाडा से ली है। तो सबसे पहली बात तो है कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होती है? सामान्यतः 2 स्ट्रक्चर होती हैं, एक होता है एकात्मक ढांचा, एक होता है संघात्मक ढांचा। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आपके देश में राज्यों में सरकारों का गठन इस प्रकार से नहीं होता जैसे प्रेजेंट टाइम में होता है, यानी पूरी की पूरी व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालती। आपके देश में केवल केंद्र सरकार होती, राज्य सरकारों का अस्तित्व नहीं होता। तब हम उसे बोलते मामला है एकात्मक। यानी ये उत्तराखंड की सरकार, यूपी की सरकार जो कानून बनाती है अपने यहां पर अलग से एक सिस्टम खड़ा कर रखा है, ये नहीं होता। पूरे भारत में केंद्र सरकार ही हर योजना चलाती, हर काम केंद्र सरकार ही करती, तब इस ढांचे को हम बोलते एकात्मक। संघात्मक क्या होता है? संघात्मक में होता है एक देश होने के बाद भी उसमें कई सारे देश जैसी व्यवस्था होना। जैसे भारत, उत्तराखंड अपने आप में एक देश जैसी संरचना है, यूपी अपने आप में एक देश जैसी संरचना है। हालांकि उनको उतनी पावर नहीं है कि वो अलग हो सके, लेकिन है एक बिल्कुल अपनी व्यवस्था। एक बजट है, बजट का सिस्टम होता है, इनकम आती है, वो वहां खर्च होती है, जैसे पूरी एक देश की व्यवस्था होती है ऐसी व्यवस्था है। तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के पास भी पावर होना, अस्तित्व में होना, यह व्यवस्था कहलाती है संघात्मक। अब भारत की व्यवस्था क्या संघात्मक है? हां, लेकिन देखने में
देखने में है, देखने में लग रहा है। क्यों? रीजन क्या है? भारत में बहुत कुछ ऐसा है जो भारत को एकात्मक बनाता है। जैसे संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिटीजनशिप देगी और राज्य एक सिटीजनशिप देंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो संघात्मक में होती हैं, बट वो है नहीं इंडिया में। इंडिया में आप देखोगे नागरिकता केवल केंद्र सरकार देती है, केवल एक ही संविधान है आपके देश में। जरूरत के समय आपातकाल लग जाता है, जहां सर्वे सर्वा आपके देश की केंद्र सरकार हो जाती है। तो भारत की व्यवस्था है तो संघात्मक, बट एक चीज ध्यान रखना, वो किसकी ओर झुकी हुई है? केंद्र सशक्त है। मैं यहां पे एक शब्द लिख सकता हूं, केंद्र ज्यादा मजबूत है। तो मैं ये कहूं ना, भारत में पूर्णतः संघात्मक व्यवस्था है, ये स्टेटमेंट गलत है। आप कहेंगे भारत की व्यवस्था संघात्मक है, लेकिन इस व्यवस्था में केंद्र ज्यादा स्ट्रांग है, अर्थात केंद्र की ओर झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था, यानी सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था भारत में है। और यह व्यवस्था कहां से ली गई है? कर्नाटक से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था, जिसमें केंद्र ज्यादा स्ट्रांग है, केंद्र कितना स्ट्रांग है आप सोच सकते हैं? हल्का सा युद्ध बाह्य आक्रमण की स्थिति बनेगी, केंद्र क्या लगा देगा? आपातकाल लगा देगा। राज्य में स्थिति बिगड़ेगी, केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा देगा। ठीक है, तो ये सब पावर केंद्र के पास थोड़ी सी ज्यादा है, जिसमें वो अस्तित्व समाप्त कर सकता है राज्य का। यहां तक कि केंद्र चाहे तो राज्यों का बंटवारा भी कर सकता है, और केंद्र चाहे तो जैसे जम्मू कश्मीर को समाप्त किया है, ऐसे जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश भी बदल सकता है, उसमें परिवर्तित कर सकता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिए गए हैं। और न्यायपालिका की जो फ्री है, मतलब फ्रीडम है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह वास्तविकता में गुण संघात्मक व्यवस्था का ही है। क्यों? जहां संघात्मक व्यवस्था होगी वहां पर केंद्र के पास भी पावर होगी, राज्यों के पास भी पावर होगी, और कल के दिन को डिस्प्यूट हो सकता है। इन डिस्प्यूट का निस्तारण कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। ठीक है, भारत में एकात्मक व्यवस्था चल नहीं पाती। एकात्मक व्यवस्था छोटे देशों में चल सकती है, बड़े देशों में नहीं चल सकती। संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। यार 200 साल गुलाम रहे हैं, यही सिस्टम ये चला रहे थे यहां पर, तो हमने इसको ही अपना लिया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला है, मामला हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगला है, संविधान के नीति निर्धारक तत्व रूस से लिए गए हैं। गलत। किससे लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड। तो ऐसे में चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और जैसे ही चौथा गलत होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक, यानी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। ठीक है। इन क्वेश्चन से क्या होता है ना, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर ये एग्जाम में आपके बढ़ रहे हैं तो वो आपका टाइम खाएगा। देखो यूपीएससी में ना 100 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, ऐसे ही आते हैं सब। तो वो 100 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे कम पड़ जाते हैं, 2 घंटे कम हो जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, और बाकी अगर वैसे हैं वन लाइनर टाइप के 4 ऑप्शन वाले सीधे सीधे हैं, तो उन्हें आप 100 क्वेश्चन को लगाने में आधा घंटा लोगे। ठीक है, तो इसमें नॉलेज भी बहुत चाहता है एग्जामिनर आपसे। निम्न अधिनियम में प्रथम बार किसमें गवर्नर ऑफ बंगाल की बात, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात की गई थी? बताइए किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट में। और कौन था पहला जो बना था? वारेन हेस्टिंग। पहला जो था वो था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। और अगर पूछता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था पहला? विलियम बेंटिक। हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ए। निम्नलिखित किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट। और ये कब हुई थी? सन 1774 में। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ठीक है, अन्य न्यायाधीश भी थे 3 इसमें, लेकिन मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे।
निम्न अधिनियमों में से एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। एक है 1813 का एक्ट, एक है 1933 का एक्ट। 1933 का तो कोई एक्ट ही नहीं है, तो इसमें ये वाला ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगला है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, लेकिन इससे पहले ये काम हो चुका था 1853 के एक्ट में। देखो ज्यादा जो एक्ट हैं, एक 1833 का एक्ट और एक 1853 का एक्ट। 53 का एक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि पहली बार खुली प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई। खुली प्रतिस्पर्धा, इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहली बार सिविल सर्विसेज में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हुई है वो 1853 के एक्ट से हुई है। यानी पेपर होगा और पेपर के बाद में फिर वहां पर जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो जो है वो बनेगा। तो ऐसे में एक जो इसका आंसर बनना था वो या तो ये बनना था, दूसरा जो बन सकता था वो कौन सा बन सकता था, ये 1833 के एक्ट से पहली बार भेदभाव समाप्त किया गया। भेदभाव की समाप्ति, जो अभी तक रंग के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये सब भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता था, उस भेदभाव को जो समाप्त किया गया वो 1833 के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। तो इसमें या तो आंसर 1833 लिखते, तो मुझे जहां तक लगता है ये 1933 नहीं है, ये 1833 है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि 1933 में तो कोई एक्ट ही नहीं है। मेरी बात समझिए ना, तो ये 1833 रहा होगा, इसलिए इसको 1833 करके आप इसका आंसर क्या लगाइएगा, बी आंसर लगाइएगा। 1933 नहीं, 1935 एक्ट है, 33 कोई एक्ट ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, 1833। क्या लगाया था इसका आंसर आपने अपने से? हाँ, लगाया नहीं था, छोड़ दिया था इसको, इसी में भलाई है। किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? ये तो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड, तो क्या होगा 1833 का एक्ट। मिलान करना है कौन से देश से क्या व्यवस्था ली गई है। पहला है मौलिक कर्तव्य, रूस से लिए गए हैं और कब जुड़े हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 से जुड़े हैं, शुरू से नहीं थे। हमें और क्या पता है, और पता है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो पहले का क्या बन रहा है, तीसरा, पहले का बन रहा है तीसरा, बी का बन रहा है चौथा। ठीक है, विधि का शासन, डाइसी का सिद्धांत जो बात करता है, विधि का शासन यानी कानून से ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर कानून है। उसके बाद सी का पहला समान नागरिक संहिता, ये कहां से लिया गया है, जापान। ये आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है कभी, लेकिन अब इसका ट्रेंड बढ़ गया है। एक्चुअली समान नागरिक संहिता जो है वो आपके आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व है, उसमें आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात है। ये व्यवस्था कहां से ली गई है, जापान से। क्या होती है समान नागरिक संहिता, पता है आपको? समान नागरिक संहिता का मतलब है कि जब हम समाज में रहते हैं तो कुछ हमारे ऐसे सामाजिक कृत्य होते हैं, जैसे विवाह, जैसे तलाक, जैसे उत्तराधिकार का नियम, ये सब कानून हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लिए समान हो, उसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। जैसे अब विवाह है तो विवाह का एक ही तरीका होगा, वो तरीका सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी विवाह माना जाएगा। कोर्ट तलाक देगा तभी तलाक माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का नहीं, सबके लिए समान। ये नहीं कि तलाक कर दिया तो 3 तलाक करके 3 तलाक हो गया, और कबूल है कर दिया तो हो गया कबूल है, नहीं भाई साहब, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। चाहे आपने 10 बार इस्लामिक पद्धति से विवाह कर लिया, कबूल को वो विवाह नहीं माना जाएगा। जब तक विवाह नहीं माना जाएगा, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। तो यह है समान नागरिक संहिता।
हमारे देश में गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर पुर्तगाली का राज था और पुर्तगालियों ने समान नागरिक संहिता वहां लागू करी थी। आजादी के बाद पहला राज्य बना है उत्तराखंड, जिसने अपने यहां पर समान नागरिक संहिता लागू करी है। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता एक अच्छा प्रयास है, बहुत कुछ बेहतर रहेगा, महिलाओं के हितों की सुरक्षा भी होगी। उस समान नागरिक संहिता में कुछ चीजें की गई हैं, जैसे विवाह किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, केवल उसमें उनको बाहर रखा है, कुछ जनजातियों में लागू नहीं होगी समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता में क्या है, आपको विवाह कराना है, विवाह के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आपने पहले विवाह के बाद और पहला बिना संधि विच्छेद, बिना विवाह विच्छेद हुए और बिना उसकी मृत्यु के अगर आप दूसरा विवाह कर लेते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आप बिना शादी के साथ में रहते हो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप लिव इन रिलेशन में रहते हो, बिना शादी के रिलेशन में रहते हो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। किसी वजह से लिव इन रिलेशन में बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को समस्त अधिकार मिलेंगे, प्रॉपर्टी में अधिकार जैसे कि एक बच्चे को, लीगल बच्चे को मिलते हैं, वैसे मिलेंगे। ये सब व्यवस्था करता है ये समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो अब जितनों ने शादी करी थी उत्तराखंड में, जो थे वहां के, अब उन सबको रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ रहे हैं अपने। ठीक है, तो ये है। अब धीरे धीरे देखना समान नागरिक संहिता एकाएक हर राज्यों में लागू होगी। फिलहाल थोड़े लोग लागू इसलिए नहीं करते क्योंकि मुस्लिम धर्म ज्यादा प्रभावित होता है समान नागरिक संहिता लागू होने से, क्योंकि वो शरीयत को मानता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जापान। तो इसका आंसर क्या बन गया, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करिए। आपातकालीन शक्तियां भारत ने अमेरिका से ली हैं। ठीक है, ये व्यवस्था कहां से ली गई है? देखो, आपातकालीन शक्तियां मूलतः जो उपबंध है उसके आपके संविधान में दो स्रोत हैं। एक है 1935 का एक्ट और दूसरा स्रोत है आपका, अगर देश की बात करें तो वो है जर्मनी। हमारे संविधान में जो लिया गया है आपातकालीन प्रावधानों को, वो 1935 का एक्ट भी आप मान सकते हो, क्योंकि 1935 के एक्ट में भी आपातकालीन व्यवस्था थी। लेकिन अगर देश पूछा हुआ है तब आप आंसर लगाएंगे जर्मनी। आपातकालीन व्यवस्था, इसमें तीन आपात की बात करते हैं हम लोग, एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपात। ये तीनों आपात जो हैं ये आपातकालीन उपबंध कहलाते हैं। आर्टिकल 352, 356 और 360। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, भारतीय संविधान में 1976 में जोड़े गए। सही है, और कौन से भाग में? भाग 4 के। और आर्टिकल पूछ ले तो 51 के। और कितनी संख्या है इस समय मौलिक कर्तव्यों की? 11। एक बाद में जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन से 2002 में, जो अभिभावकों पर बच्चों को विद्यालय भेजने का कर्तव्य थोपता है। तो ये वाला भी आपका जो है, ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो ये नहीं होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी सही है, ये भी नहीं होगा। दूसरा सही है। तीसरा, भारतीय संविधान का उपसर्ग, यानी इंग्लिश में देख लेना प्रम्बल, यानी प्रस्तावना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब यहां पर गए हम फंस। रीजन क्या है? प्रस्तावना की अगर हम बात करें, प्रम्बल की बात करें, तो प्रम्बल में दो देशों का योगदान है। एक है यूएसए और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सामान्यतः जब हम ऑस्ट्रेलिया को मानते हैं तो उसका मतलब होता है प्रस्तावना की रूपरेखा, यानी कहने के लिए हम कह सकते हैं प्रस्तावना की भाषा जो है ना, एक सिस्टम, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण बहुत संपन्न, ये जो भाषा है, ठीक है, ये भाषा ये मत सोचना कि यहां लैंग्वेज ले ली हमने, रूसी भाषा ले लिया, नहीं, उसका मतलब है एक फॉर्मेट। तो ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन आइडिया, हाँ यार ऐसा कुछ होना चाहिए, ये जो आइडिया हमें आया है ये कहां से आया है? यूएसए के संविधान से। जब हमने यूएसए के संविधान का अध्ययन किया, या 100 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया हमारी संविधान सभा ने, तो उन्होंने कहा कि यूएसए के संविधान में एक बड़ी जबरदस्त चीज है, प्रेम्बल,
इसको हमें लेना चाहिए, बोले ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यूएसए की जो प्रस्तावना है वो भारत के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि वहां पर तो सिस्टम भी थोड़ा परिसंघात्मक था उस समय पर। तब हमने कहा किस देश की प्रस्तावना की रूपरेखा हम उठाएं, तो हमने किसकी उठाई है, ऑस्ट्रेलिया की। तो अब इसमें क्या आंसर बन सकता है, भारतीय संविधान की प्रेम्बल ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, क्योंकि लोचा है, ठीक है। तो इसको पूरा अगर इंग्लिश में होता तो हम देख लेते, लेकिन मैं आगे के लिए आपसे कह दे रहा हूं, प्रस्तावना की भाषा अगर पूछता तो हम ऑस्ट्रेलिया लेते, और ये कहा जाए प्रस्तावना का आइडिया या प्रस्तावना कहां से ली गई है, तब हम आंसर लेंगे यूएस से। इसलिए इस स्टेटमेंट को हम क्या मानेंगे, गलत स्टेटमेंट मानेंगे, केवल दूसरा सही है। अच्छा, इसकी भी एक वजह है ना, मैं इसको सही मान भी लेता एक बार को, लेकिन केवल 2 सही है देने का भी तो एक रीजन है। आप सोचिए, सामान्य तौर पे किसी को एक उठा के दिया नहीं जाता, और ये एग्जामिनर ने दिया है, इसका मतलब संभावनाएं हैं इसके सही होने की, तभी अलग से लिखा गया है केवल दूसरा सही है। इस बात को समझ रहे हो एक बार, यानी ऐसा कुछ होता, ये वाला भी सही होता, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो चलो एक बार को हम सोच भी लेते अगर ये ना होता तो। लेकिन यहां तो फिर हमें इस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप जो है वो विकल्प को देख के अपना यूज करना। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान से अपनाई गई है, यूके से अपनाई गई है, यूके, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट, मतलब यूएसएसआर का मतलब है रूस, हाँ, तो अब एक एक करके बात कर देते हैं। मौलिक अधिकार किधर से लिए गए हैं, यूएस से, और प्रस्तावना यूएस से और ऑस्ट्रेलिया, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। तो बचा गया 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट। 5 ईयर प्लान, जब रूस में यूएसएसआर में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, तो उसके बाद वहां पर जो नियोजन स्टार्ट हुआ वो 5 वर्षीय योजना के तहत हुआ। इसलिए 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट किसकी देन है, यूएसएसआर की देन है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। कितनों ने सही था, इसका सही लगाया, ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान, ये जानते हैं न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है, जुडिशरी रिव्यू। खास करके आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशरी रिव्यू की, यानी अगर संसद कोई कानून बनाती है, राज्य विधानसभा कोई कानून बनाती है, और वो कानून आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, आपके मौलिक अधिकार आपसे छीनता है, तो न्यायपालिका उन मौलिक अधिकारों को, उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है, उसके उस भाग को समाप्त कर सकती है जो भाग आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। तो ये जो पावर है जुडिशरी के पास, ये न्यायिक समीक्षा है, और ये जो है ये कहां से ली गई है, आपकी यूएसए से, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ये जो गुण है ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। तो इसका आंसर क्या होता है, यूएस से। भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं, अब बताओ क्या लगाओगे। अब जर्मनी तो है ही नहीं, मामला फंस गया ना, तो क्या लगाओगे, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों में कौन सा सत्य है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़े गए। आपको पता है 3 शब्द जुड़े हैं, 3 शब्द, कौन कौन से, एक तो समाजवादी जुड़ा है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष भी जुड़ा है, और तीसरा अखंडता जुड़ा है। ये पहले से था, 3 शब्द जुड़े हैं ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्या है, कौन सा करना सकते हैं, तो पहला गलत हो गया, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा, बी होगा। अब एक बार देख लेते हैं, प्रस्तावना की कोई न्यायिक बाध्यता नहीं होती है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं।
जैसे मौलिक अधिकारों में कुछ लिखा हुआ है, संविधान के किसी भाग में कुछ लिखा हुआ है, तो वैसा होना चाहिए। लेकिन आप प्रस्तावना को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते जी, प्रस्तावना में ऐसा लिखा हुआ है, सरकार ऐसे तो करी नहीं थी, प्रस्तावना में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष। अब देखो जी, ये जो सरकार है वो धर्मनिरपेक्ष कहां हो रही है? सड़कों में नमाज पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है और सावन में कामड़ती आ रहे हैं, रोड ब्लॉक भी कर रहे हैं, तो क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? तो ऐसा आप जा सकते हैं कि लिखा हुआ शब्द है धर्मनिरपेक्ष और देखो ये शांत हो रहा है, तो जज कहेगा भाई साहब, इसलिए प्रस्तावना संविधान का अंग तो है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। आप इसके आधार पर जस्टिस नहीं मांग सकते। तो आप प्रस्तावना के आधार पर जस्टिस नहीं मांग सकते कि जी इसमें ऐसी बात है और ये बात है और ये बात है। आपका आधार संविधान का कोई अन्य भाग हो सकता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। प्रस्तावना में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख होता है। क्या प्रस्तावना में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख होता है? नहीं, प्रस्तावना में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख थोड़ी है। प्रस्तावना में संविधान के दर्शन का, संविधान का क्या उद्देश्य है, संविधान क्यों बनाया जा रहा है, यह संविधान आपके देश को कैसा बनाएगा, इसका उल्लेख है। ये थोड़ी है हमारे बताओ कौन सा कर्तव्य है इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना। वहां लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए, मतलब ये बात करी गई है, लेकिन यहां कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य हमारे किसमें दिए गए हैं? भाग 4 में 76वें संविधान 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। अगर ये हमारे कर्तव्य होते तो फिर क्या जरूरत थी संविधान में भाग 4 जोड़ने की? तो इसलिए ये स्टेट कर्तव्य का उल्लेख होता है। अच्छा, इसको आप सही मत मानिएगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन जो है इसको इसलिए सही नहीं करता हूं कि कल के दिन को आप इसे मान लें कि प्रस्तावना में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख होता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए आप इसका आंसर जो बना लेना, अलग से बना लेना, वो बना लेना केवल ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट सही है। आगे कथन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत है। संविधान का मार्गदर्शन करते हैं, हाँ सही बात है। कैसा संविधान होना चाहिए ये मुझे लगता है कि प्रस्तावना ने ही कहीं ना कहीं बताया होगा। जब किसी भाग को हम लिख रहे होंगे तो हमें समझ में आ रहा होगा यार ये प्रस्तावना का उल्लंघन कर रहा है, इसको मत डालो। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। कारण प्रस्तावना में केवल सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है, ना कि संविधान के उद्देश्यों का। उल्टा है, इसमें संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख होता है, ना कि सरकार की नीतियों का। यानी ये तो ये है असली प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है? संविधान के उद्देश्य है। बात समझ रहे हैं कि हमें कैसा संविधान बनाना है, ये बात प्रस्तावना में है। और आपने एक नाम सुना होगा उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो याद है उद्देश्य, वही उद्देश्य प्रस्ताव तो आपकी प्रस्तावना बनी, ठीक है? इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होगा यहां पर? कथन सही है और कारण गलत है। सी होगा, सी। ठीक है, क्लियर है? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। इसका मतलब है क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? कोर्ट ने हमेशा मना करा। 1973 से पहले केशवानंद भारती मामले से पहले हर केस में लगभग उसने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन अगला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले 1973 में यह निर्णय दिया था। तो भैया बात देखो गलत है। केशवानंद भारती मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो एक मिनट रुको, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, हाँ सही बात है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में यह निर्णय, ये भी सही है। यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कोर्ट ने माना 1973 के केशवानंद भारती मामले में। उससे पहले यह कहा जा रहा था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें हम बेरूबारी मामले की बात कर सकते हैं। बेरूबारी मामले में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसके आधार पर आप अपने देश का कोई भी भाग नहीं दे सकते किसी को। भूमि सुधार कानून के समय भी यही बात आई।
तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है और कथन और कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान तो भारतीय मामले में यह निर्णय दिया था, ठीक है, निर्णय दिया था और यही कारण है कि वो अभिनंग बन गया। तो आंसर क्या होगा? निर्णय दिया तभी तो अभिनंग बना। सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो इन स्टेटमेंट में गलती करते हैं, आने के बाद सुख गलत होता है। और ये जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे प्रैक्टिस से सही होंगे, जितना ज्यादा लगाओगे उतने ज्यादा सही होंगे, ठीक है। कितनों ने ये लगाया इसका? ठीक है। कथन एक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द हैं? हाँ है, सही बात है भाई, है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष भी है, एकता भी है, अखंड। धर्मनिरपेक्ष की जगह हिंदी में पंथनिरपेक्ष है, बात उसका वही है। कारण ये शब्द संविधान में मूल रूप से मौजूद थे क्या? बाद में जुड़े हैं, तो ये तो गलती हो गया। तो आंसर क्या होगा? ए सही है किंतु आर गलत है, आंसर होगा सी। ठीक, क्लियर? निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में हुआ? समाजवादी और, लेकिन एक और जुड़ा था, कौन सा? अखंडता। तो तीन शब्द जुड़े थे इन्हें, क्लियर? संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है आज तक? केवल ओनली 1 बार ही हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, ये है क्वेश्चन लेवल का, जो मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। प्रस्तावना में कितने न्याय, कितनी स्वतंत्रता, कितनी समानता और कितने भातृत्व का सही क्रम क्या है? देखिए, सामाजिक प्रस्तावना को पढ़ोगे आप, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने व समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी क्या बात हो रही है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कितने न्याय की बात है? 5 न्याय है? 3 है भाई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कितने न्याय हो गए? 3 न्याय है, ठीक है। सामाजिक है, आर्थिक, इनके क्रम भी याद रखना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कितनी स्वतंत्रता की बात हो रही है? 5। उन सभी में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, यानी कितने समानता की बात हो रही है? अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, शायद एसएससी का था, उसमें यह पूछा हमारे संविधान में किस समानता की बात की गई है? प्रस्तावना में किस समानता की बात की गई है? ऑप्शन था विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे। धर्म, जाति, लिंग की समानता, और एक दे रखा था उसमें हैसियत व मौके की समानता। एक ऑप्शन था उसमें हैसियत और मौके की समानता। अब बच्चों को ये तो उन्होंने सोचा कि कभी हो ही नहीं सकता, हैसियत और मौका कहां है, लेकिन प्रतिष्ठा का मतलब होता है हैसियत। इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल, तो हैसियत होता है प्रतिष्ठा और मौका होता है अवसर। तो जिस बच्चों ने जिसको सोचा ये हो ही नहीं सकता, वही था आंसर, क्योंकि उन्होंने तो ये सोच लिया ना कि यार हाँ धर्म, लिंग और ये सब समानता की बात है। भैया वो है, वो आपके फंडामेंटल राइट में है समानता की बात, लेकिन आपकी प्रस्तावना में 2 ही समानता की बात है, प्रतिष्ठा और अवसर। अब देखो यहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी समझो। प्रस्तावना से आपको इन तीनों का क्रम लगा लेगा कि प्रस्तावना में दिए गए न्याय का क्रम लगाएं। ऑप्शन दे देगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और ऐसे करके 4 दे देगा और आपको चुनना पड़ेगा तो क्या है? सामाजिक। ऐसे इनका 5 का दे देगा, ऐसे ही इनका दे देगा।
या फिर एक इसमें से, दो इसमें से, इसमें से। तो इसका आपको याद क्रम जो है वो ये है, मैंने ये बता दिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समानता और उन सभी व्यक्तियों में बंधुता व राष्ट्र की एकता व अखंडता व उन सभी में बंधुता बढ़ाने के लिए आज मती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। तो यहां बंधुता का मतलब भ्रातृत्व है। इसका प्रयोग केवल कितनी बार हुआ है? एक बार। तो क्या बनेगा आंसर? 3 5 2 1, 3 5 2 1 आंसर होगा। ठीक है, ये मैं अपनी पॉलिटी में बहुत पहले से पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे लगा कभी तो आएगा, कभी तो आएगा, लेकिन ये पूछा था, ये एग्जाम में 2-1 साल पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला चले, हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, आंसर होगा ये। अब देखो, सार्वभौम सत्ता संपन्न का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवाद का मतलब है सोशलिज्म, आप जानते ही हो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष। जनवादी का मतलब है लोकतांत्रिक, और गणतंत्र का मतलब है गणराज्य। तो प्रस्तावना में क्या शब्द लिखे हुए हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। इनका क्रम कई बार पूछ रखा है, इनका क्रम याद कर लेना। पहले नंबर पर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर ये है। अच्छा, एक मैं आपसे पूछूं कि संपूर्ण बहुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा देश अपने संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई बाह्य दबाव नहीं। हम जो मर्जी हम करें, हमें मन करेगा हम अमेरिका से आयात करेंगे, मन नहीं करेगा हम मना कर देंगे, हमें किसी का दबाव नहीं है। समाजवाद का मतलब होता है सोशलिज्म, यानी समाज में समानता, समाज का हर वर्ग बराबर हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, यानी इसका समाजवाद का मतलब होना है समाज का भला। क्या भारत में समाजवाद है? नहीं है। और इसी समाजवाद को लाने की कोशिशों में हम लगे हुए हैं। तो जितने आप ये एक्ट देख रहे हो कि SC ST से भेदभाव ना हो, ये ना हो, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सब किसका लाने का प्रयास है? समाजवाद लाने का प्रयास है। कुछ लोगों को लगता है कि संवैधानिक तरीके से समाजवाद नहीं आएगा, तो जो लोग हिंसात्मक तरीके से समाजवाद को लाने की कोशिश करते हैं उन्हें हम कहते हैं नक्सलवादी। तो नक्सलवादी कौन है? जो समाजवाद हिंसात्मक तरीके से लाने की बात करते हैं। वो कहते हैं एक ही तरीका है, कठोर कदम उठाए जाएं, अमीरों से उनकी जमीन छीन के गरीबों को दे दी जाए। वो कहते हैं ऐसा समाजवाद होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है भारत के लिए? तो वो धर्मनिरपेक्ष एक बहुत गहरा शब्द है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, और राष्ट्र के सामने सार्वजनिक स्थान पर किसी धर्म का बोलबाला या फिर उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। यानी जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर कोई ना धार्मिक कृत्य हो, और ना ही जो लोग हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर कोई धार्मिक पहचान लेके निकलें। ये वास्तविकता में धर्मनिरपेक्षता है। अगर वास्तव में भारत की धर्मनिरपेक्षता अलग है, अगर रियल में भारत फ्रांस जैसा सेक्युलरिज्म हो जाए तो आप कलावा बांध के नहीं निकल सकते, आप टोपी लगा के नहीं निकल सकते, आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं निकल सकते, आप ऐसा कोई कृत्य, ये तो बहुत दूर की बात है, मुहर्रम और रामनवमी के उस पर कोई उत्सव लगाना या मेले लगना, ये तो बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूं आप कलावा बांध के नहीं निकल सकते, टीका लगा के नहीं निकल सकते, सजा हो जाएगी। ये है धर्मनिरपेक्ष, यानी देश में कहीं भी कुछ भी धार्मिक प्रतीक दिखाई नहीं देगा। तो मंदिर तो दूर की बात है, मस्जिद दूर की बात है। भारत में ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि रीजन वो ये था, हर धर्म के लोगों ने भारत को वो किया, और अगर ऐसा कठोर कदम उठा दिया जाता तो आप समझिए लोगों की आस्था किस तरीके से प्रभावित होती। तो इसके लिए क्या परिभाषा दी गई कि भारत का कोई एक धर्म नहीं है,
राष्ट्र के सभी धर्म हैं, सब धर्म अपने हैं। तो इसलिए क्या होता है, रामनवमी के समय कोई झल्लूस निकलता है तब भी पुलिस वाले कहते हैं भैया ठीक है चलो भाई चलो, सुरक्षा दे रहे हैं। और मुहर्रम के समय पुलिस वाले सुरक्षा में है, कुछ ना हो जाए। काबर के समय पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, आप देखिए, ठीक है, क्या कर रही है, उनको सुविधा दे रही है कि भाई आराम से रहो और सब कुछ करो। अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिकता में भारत होता उस तरीके का, जैसे आपको क्लासिकल एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं, तो ये सब नहीं होता। ठीक है, लोकतांत्रिक और गणराज्य, मैं इसे इंग्लिश में बोल देता हूं डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो मुझे बताएगा लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है? एक जना कोई भी, लोकतंत्र और गणतंत्र में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में और रिपब्लिक सिस्टम में क्या कोई अंतर है? और क्या है अगर अंतर भी है तो? भारत एक गणतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, दोनों में क्या कोई अंतर है? एक ही है। गणतंत्र में राष्ट्र का प्रमुख चुना जाएगा। हाँ, और कोई? ये तो इब्राहिम लिंकन वाली है, वो हो गई परिभाषा, ठीक है। हाँ, चलो मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, आप थोड़ा बहुत फंस रहे हो, आप सीधा फंसिए। ऐसा देश जिसमें सरकार या राष्ट्र प्रमुख का जो पद है वो अनुवांशिक नहीं होता, यानी पितृसत्तात्मक वंशानुगत वो नहीं होता, इस व्यवस्था को हम बोलते हैं गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब हो गया कि वहां पर जो सत्ता चलाता है, जो शासन चलाता है, जो वहां प्रमुख का पद है वो वंशानुगत नहीं है। यानी जैसे मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, अशोक, ऐसा नहीं होगा भाई, मतलब वंशानुगत नहीं होगा, वंश का सिस्टम नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं गणतंत्र। क्या भारत में वंश है? नहीं, तो इसलिए भारत को हम क्या बोलेंगे? गणतंत्र बोलेंगे। अब वंशानुगत नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत सारे ऑप्शन है कि भाई वंशानुगत नहीं होगा, कोई प्रतियोगिता करा लेंगे, प्रतियोगिता में रथों की रेस कराएंगे, जो जीतेगा वो बन जाएगा, जो युद्ध जीत के आएगा उसे बना देंगे। और एक तरीका इसी में है, एक विकल्प है कि जनता चुनेगी। जब गणतंत्र के मायने में आप विकल्प के रूप में जनता के चुनाव को चुनते हैं, तब उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। तो भारत में गणतंत्र है, उसके साथ साथ लोकतंत्र है। ठीक है, हेलो 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 हेलो, तो समझ में आया लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? क्या हर गणतंत्र लोकतंत्र हो सकता है? क्या प्रत्येक गणतंत्र लोकतंत्र होगा? नहीं। क्या हर लोकतंत्र गणतंत्र होगा? हाँ, हर गणतंत्र, हर डेमोक्रेटिक कंट्री रिपब्लिक होती है, लेकिन हर रिपब्लिक कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है पद वंशानुगत ना हो, लेकिन मैंने बताया ना किसी रेस के माध्यम से चुना जा रहा हो, तो उसे लोकतंत्र थोड़ी कह देंगे। लोकतंत्र तो तब होगा जब जनता वोट डालेगी तब वो चुना जाएगा, लेकिन भारत दोनों ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल देने का, यानी क्या बोलते हैं उसको, मूलभूत ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो केशवानंद भारती केस में दिया था 1973 का। और ये केस क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं 2 मिनट में। ये खाता या क्वालिटी में केशवानंद भारती, पहले तो कई लोगों को लगता होगा जी ये मामले होते क्या है, तो कोई भी मामला आप सुनोगे ना तो ये तो ऐसे लिखा बेरूवारी मामला, लेकिन कायदे में इस मामले का नाम है बेरूवारी बनाम संघ मामला, यानी एक और केंद्र सरकार है और एक और बेरूवारी के लोग हैं। ऐसे ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, पूरा नाम है इसका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। इसका मतलब क्या है, केशवानंद भारती कोर्ट में गए हैं किसके खिलाफ? केरल की सरकार के खिलाफ। तो क्या हम सरकार के खिलाफ जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, आप सरकार के विरुद्ध चले जाइए, क्यों नहीं जा सकते, जाइए।
तो केशवानंद भारती को क्या हुआ, चला गया। सबसे बड़ी पीठ बनी थी केशवानंद भारती मामले में, आपको पता है। संवैधानिक जो निर्णय दिए जाते हैं वो संवैधानिक पीठ देती है। एक जज का जो निर्णय होता है उसे बदला जा सकता है संवैधानिक पीठ द्वारा। 3 लोगों की होती है, 5 लोगों की होती है, 7 लोगों की होती है, 9 लोगों की होती है, 11 लोगों की होती है, 13 लोगों की हो सकती है, तो इस तरीके 15 लोगों की हो सकती है। इस तरीके से जो है वो क्या बनती है, संवैधानिक पीठ बनती है। किसी भी पीठ का निर्णय बड़ी पीठ ही बदल सकती है। केशवानंद भारती एक मठ का स्वामी था, यानी मठ का स्वामी धर्माचार्य बाबा। इनके नाम बहुत सारी जमीन थी केरल में, क्योंकि उस समय लोग क्या करते थे, भूमि दान में देते थे बहुत सारी जमीन। केंद्र सरकार पहला संविधान संशोधन करके संविधान में 9वीं अनुसूची डाली, जिसे भूमि सुधार कानून कहते हैं। और भूमि सुधार कानून के तहत एक सिस्टम था जिसका नाम था हदबंदी, यानी हर कैंडिडेट की हद मान दी जाएगी, भाई उससे ज्यादा जमीन तू नहीं रखेगा, और जो ज्यादा जमीन है वो क्या करी जाएगी, छीनी जाएगी। इसे सीलिंग बोलते थे, भैया उससे ज्यादा जमीन हम नहीं रख सकते। तो जब ये भूमि सुधार कानून केरल में लागू हुआ, तो जो ये मठ था केरल का इनका, वहां पे सरकार ने जाके झंडे लगा दिए, बोले जी अब तुम्हारे पास यही जमीन रहेगी, ये सब जमीन हो गई सरकारी, हम गरीबों में बांट देंगे। केशवानंद भारती ने कहा कैसे ले लोगे तुम? बोले क्यों नहीं ले सकते? बोले भैया संपत्ति का अधिकार है फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार। उस समय तो था मौलिक अधिकार था आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 19 फर्स्ट के 6 में भी था। और तब ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में चला, बहुत चीजें होती रही, इधर से ये वो आते रहे, और फाइनली 1973 में इस मामले का वर्डिक्ट आया एक बड़ी पीठ के द्वारा। और जहां ये क्लियर किया कि संसद को क्या क्या पावर है, संसद संविधान में क्या कर सकती है, क्या कहीं भी संशोधन कर सकती है, क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है कि नहीं, वो भी यही कहा गया कि हाँ जी आप प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हो। और तब सरकार ने एक शब्द डाला उठा के, समाजवाद, क्योंकि समाजवाद लाने के लिए तो ये काम किया जा रहा था। समाजवाद तब आएगा जब जमीनें सबके पास बराबर हो, तो वहां एक शब्द डाला गया। ये संशोधन भी बाद में हुआ 1976 में। तो खैर ये बड़ा वो है, ये ध्यान रखिएगा। तो केशवानंद भारती मामला इसका आंसर होगा। ये सीट कंप्लीट हो गई, अगली सीट मैं आपको दिलवा देता हूं, ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं।